सहानुभूति और ध्यान आकर्षित करने के लिए तथा महत्वपूर्ण होने का अनुभव करने के लिए लोग बीमार होने का बहाना करते हैं। उदाहरण के तौर पर मिसेज मैकलिन को हीले उन्होंने महत्वपूर्ण होने का एहसास जब होता था जब वह अपने पति को यानी कि अमेरिका के राष्ट्रपति को देश के महत्वपूर्ण मामलों की उपेक्षा करने के लिए विवश कर देती थीं। अमेरिका के राष्ट्रपति की यह पत्नी चाहती थी कि उनके पति अपने सारे काम धाम छोड़कर उनके पास घंटों बैठे रहें, अपनी बाहों में लेकर उन्हें शांत करने की कोशिश करें। वह अपने पति का ध्यान खींचने के लिए इतना व्याकुल थी कि उन्होंने जोर देकर कहा कि दांतों के डॉक्टर के पास जाते समय भी उनका पति उनके साथ रहे। एक बार जब उन्हें दांतों के डॉक्टर के पास अकेले जाना पड़ा क्योंकि उस समय उनके पति का गृह मंत्री जॉन हे के साथ अपॉइंटमेंट था, तो इस छोटी सी बात पर इन श्रीमती ने तूफान खड़ा कर दिया। लेखिका मैरी रॉबर्ट्स राइनहार्ट ने मुझे एक स्वस्थ और प्रतिभाशाली महिला के बारे में बताया जो महत्वपूर्ण होने का एहसास हासिल करने के लिए बिस्तर पर पड़ गई। वह बीमार होकर बिस्तर पर पड़ गई और 10 साल तक उसकी बूढ़ी माँ उसकी चकरी करती रही, उसके लिए भोजन की थाली ले जाती रही, उसके सेवा करती रही। एक दिन बूढ़ी माँ सेवा की थकन के कारण मर गई। कुछ हफ्तों तक बीमार युवती दुख मनाते हुए बिस्तर पर पड़ी रही। फिर वह उठी, उसने अपने कपड़े बदले और एक बार फिर जिंदगी जीना शुरू कर दिया। कई विशेषज्ञों का मानना है कि महत्वपूर्ण होने का एहसास ही कई लोगों को पागल हो जाने के लिए प्रेरित करता है। जो लोग पागल हो जाते हैं वह पागलपन के स्वप्न लोग में अपने आप को महत्वपूर्ण बना लेते हैं। वह खुद को वह महत्व दे देते हैं जो उन्हें असली दुनिया में नहीं मिल पाता। अमेरिका में मानसिक रोगों से जितने मरीज पीड़ित हैं उसकी संख्या बाकी सारी बीमारियों से पीड़ित रोगियों से अधिक है। पागलपन का क्या कारण है, इसका ठीक जवाब तो कोई नहीं दे सकता, पर हम यह ज़रूर जानते हैं कि कुछ बीमारियां जैसे सिफिलिस मस्तिष्क कोशिकाओं को नष्ट कर देती है और इसका परिणाम पागलपन होता है। दरअसल लगभग आधे मस्तिष्क रोगों के पीछे शारीरिक कारणों को जिम्मेदार समझा जा सकता है, जैसे मस्तिष्क आघात, अल्कोहल, मादक या विषैले पदार्थ और दुर्घटनाएं, परंतु बाकी आधे, और यह इस कहानी का सबसे भयावह हिस्सा है, कि आधे पागल होने वाले लोगों की मस्तिष्क कोशिकाओं में शारीरिक गड़बड़ नहीं होती। पोस्टमार्टम परीक्षणों में जब मरने वाले के मस्तिष्क ऊतकों को माइक्रोस्कोप के नीचे देखा गया तो वह उतने ही स्वस्थ दिख रहे थे जितने कि आपके या मेरे। फिर ये लोग पागल क्यों होते हैं? ने यह सवाल 4 सबसे प्रमुख मनोचिकित्सकों में से एक के मुख्य चिकित्सक से पूछा। इस प्रसिद्ध चिकित्सक को अपने विषय के ज्ञान के लिए ढेर सारे पुरस्कार और सम्मान मिले थे, परंतु उसने मुझे स्पष्ट रूप से कहा कि वह नहीं जानता कि लोग पागल क्यों होते हैं। कोई भी इसका पूरी तरह सही कारण नहीं जानता, परंतु उसने यह भी कहा कि जो लोग पागल हो जाते हैं उनमें से कई पागलपन की अवस्था में उस महत्व का अनुभव करते हैं जो उन्हें असली दुनिया में नसीब नहीं होता। इस प्रसिद्ध मनोचिकित्सक ने मुझे एक कहानी सुनाई कि एक मरीज है जिसकी शादी का दुखद अंत हुआ था। उसे प्रेम, शारीरिक संतुष्टि, बच्चे और सामाजिक प्रतिष्ठा चाहिए थी, परंतु जिंदगी ने उसकी आशाओं पर पानी फेर दिया। उसका पति उससे प्रेम नहीं करता था, वह उसके साथ बैठकर भोजन भी नहीं करता था और उससे कहता था
कि वह उसका भोजन ऊपरी मंजिल पर उसके कमरे में परोसे। बच्चा भी नहीं था और उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा भी नहीं थी। वह पागल हो गई और अपनी कल्पना में उसने अपने पति को तलाक दे दी और एक बार फिर अपने कुंवारेपन का नाम रख दिया। उसे विश्वास है कि अब वह एक अमीर आदमी की पत्नी बन गई है और वह इस बात पर जोर देती है कि उसे लेडी स्मिथ के नाम से बुलाया जाए। जहाँ तक बच्चों का सवाल है, वह कल्पना करती है कि हर रात को वह एक नए बच्चे को जन्म देती है। जब भी मैं उसे देखने जाता हूँ, वह कहती है, डॉक्टर, कल रात को मेरे यहाँ एक बच्चे ने जन्म लिया है। सपनों के जहाज हकीकत की चट्टानों से टकराकर चूर चूर हो गए हैं, परंतु पागलपन के काल्पनिक टापुओं पर वह अपने सपनों को सच कर रही है। यह दुखद है, मैं नहीं जानता। वैसे उस डॉक्टर ने यह भी कहा, अगर मैं उसका पागलपन दूर करके एक बार फिर से उसे सोचने समझने की शक्ति लौटा सकता तो भी शायद मैं ऐसा नहीं करता। वह आज जितनी खुश है उतनी खुश पहले कभी नहीं रही। और कई लोग महत्व की भावना के इतने भूखे हैं कि वह उसके लिए सचमुच पागल भी हो सकते हैं। तो ज़रा सोचिए कि मैं और आप अपने आसपास के लोगों को सच्ची प्रशंसा देकर कितना बड़ा चमत्कार कर सकते हैं और कितना कुछ हासिल कर सकते हैं। श्वाब अमेरिकी उद्योग के उन पहले व्यक्तियों में से एक थे। जिन्हें एक साल में $10 लाख से ज़्यादा तनख्वाह, तब इनकम टैक्स नहीं हुआ करता था और $50 प्रति सप्ताह कमाने वाले आदमी संपन्न समझा जाता था, मिला करती थी। उन्हें एंड्रयू कार्नेगी ने 1921 में यूनाइटेड स्टेट स्टील कंपनी के पहले प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त किया और उस वक्त श्वाब की उम्र केवल 38 वर्ष थी। बाद में श्वाब यूएस स्टील छोड़कर मुश्किल में फंसी बेथलहम स्टील कंपनी के प्रेसिडेंट बने और उन्होंने इसे अमेरिका की सर्वाधिक लाभदायक कंपनी में से एक बना दिया। एंड्रयू कार्नेगी ने चार्ली श्वाब को एक साल में $10 लाख या प्रतिदिन $3000 से अधिक तनख्वाह क्यों दी? क्यों? क्या इसलिए श्वाब जीनियस थे? नहीं। तो फिर क्या? इसलिए कि ये स्टील उद्योग के सबसे बड़े जानकार थे? नहीं। खुद चार्ली श्वाब का मानना था कि उनके नीचे काम कर रहे कई लोग स्टील बनाने के बारे में उनसे ज़्यादा जानते हैं। श्वाब कहते हैं कि उन्हें इतना ज़्यादा तनख्वाह मिलने का सबसे बड़ा कारण था कि ये लोगों के साथ व्यवहार करने की कला में निपुण थे। मैंने उनसे पूछा कि उन्होंने ऐसा किस तरह किया। मैं उनका रहस्य उन्हीं के शब्दों में बता रहा हूँ। ऐसे शब्द जिन्हें कांसे में ढलवा लेना चाहिए और हर घर और हर स्कूल और हर दुकान और ऑफिस में रखना चाहिए। ऐसे शब्द जिन्हें बच्चों को कंठस्थ कर लेना चाहिए, बजाय उस लैटिन ग्रामर या ब्राज़ील की सालाना वर्षों की मात्रा के कंठस्थ करने के, जो जीवन में कभी उनके काम नहीं आएंगी। ऐसे शब्द जिनके हिसाब से चलने पर आपका और मेरा जीवन बदल जाएगा। कोई भी बात किसी व्यक्ति की महत्वाकांक्षाओं को इतनी बुरी तरह से नहीं कुचलती जितनी कि सुपीरियर्स की आलोचना। मैं कभी किसी के आलोचना नहीं करता। मैं प्रोत्साहन देने में विवश करता हूँ ताकि व्यक्ति काम करने के लिए प्रेरित हो। इसलिए मैं तारीफ करने के लिए तत्पर रहता हूँ और गलतियाँ निकालने में कंजूसी बरतता हूँ, और अगर मुझे कोई बात पसंद आती है तो मैं दिल खोलकर तारीफ करता हूँ। श्वाब ये कहते हैं, परंतु सामान्य लोग क्या करते हैं? ठीक इसका उल्टा। अगर उन्हें कोई बात पसंद नहीं आती तो वह अपनी कर्मचारियों पर अपनी भड़ास निकाल देते हैं। अगर उन्हें कोई बात पसंद आती है तो वह कुछ नहीं कहते। एक पुरानी कहावत है, मैं एक बार गलत काम किया जिसके बारे में मुझे हमेशा सुनना पड़ता
मैंने 2 बार अच्छा काम किया, परंतु उसके बारे में मैंने कभी नहीं सुना। शुआब का मानना था, जीवन के मेरे लंबे अनुभव के दौरान मैं दुनिया के कई देशों के महान लोगों से मिला हूँ और मुझे आज तक ऐसा व्यक्ति नहीं मिला, चाहे वह कितना भी ऊंचे पद पर हो, जो आलोचना के बजाय तारीफ के माहौल में ज़्यादा बेहतर काम ना कर सकता हो। आपके अनुसार यही एंड्रयू कार्नेगी की अद्भुत सफलता के प्रमुख कारणों में से एक था। कार्नेगी अपने सहयोगी की सार्वजनिक रूप से और अकेले में भी प्रशंसा किया करते थे। उसने खुद के लिए यह स्मृति लेख लिखा था, यहाँ पर वह आदमी सोया है जो जानता था अपने से समझदार लोगों को अपने आसपास इकट्ठा कैसे किया जाए। की प्रशंसा ही रहस्य था जिसका वजह से जॉन रॉकफेलर इतने सफल हुए। के तौर पर, जब उनके पार्टनर एडवर्ड टी बेडफोर्ड की वजह से दक्षिण अमेरिका के एक कॉन्ट्रैक्ट में फर्म को 40% नुकसान हुआ, तो रॉकफेलर उनकी आलोचना कर सकते थे, परंतु वे जानते थे कि बेडफोर्ड ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी और वैसे भी अब तो नुकसान हो चुका था। इसलिए रॉकफेलर ने उन्हें बधाई देने का कारण खोज ही लिया। उन्होंने बेडफोर्ड को बधाई दी कि उन्होंने निवेश की 60% रकम डूबने से बचा ली। यह बहुत बढ़िया रहा, रॉकफेलर ने कहा। हम हमेशा दिमाग का इतना बढ़िया इस्तेमाल नहीं कर पाते। अब मैं एक कहानी सुनाना चाहता हूँ जो हालांकि सच नहीं है, परंतु उसमें सच्चाई ज़रूर छुपी है और यह वजह है कि मैं उसे सुना रहा हूँ।